नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत बांग्लादेश सीमा संबंधों के बारे में। हम लोग ये जानेंगे दोस्तों कि भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा छूती हैं, तथा हम लोग ये भी जानेंगे एक संतुलित और समृद्ध बांग्लादेश हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों आपके जहन पे कि बांग्लादेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है, जबकि बांग्लादेश को हम फूड सप्लाई भेजते हैं, बांग्लादेश को हम मेडिसिन भेजते हैं, बांग्लादेश को हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, बांग्लादेश से हमारे यहाँ की नदियों से बांग्लादेश को पानी जाता है। तो बांग्लादेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? नहीं दोस्तों, सवाल बहुत गहरी है। बांग्लादेश में करीब 1,30,00,000 के हिंदू अल्पसंख्यक रहते हैं दोस्तों। हमारे वहाँ से ट्रेड व्यापार होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सब जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश में किस तरह की आरक्षण विरोधी गतिविधि में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा। और सवाल ये भी उठ रहा है कि भारत में वो कितना दिन रहेंगी। अगर वो रहेंगी तो शायद स्वेच्छा से जाएंगी या कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत ले जाएगा। तमाम तरह की सवाल हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि शेख हसीना को किस प्रकार वहाँ से पद त्यागना पड़ा। हम लोग जानते ही हैं वहाँ के हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था 5 जून 2024 को। फैसला था वहाँ की आरक्षण व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। यानी कि शेख हसीना ने 2018 में उसको जो है उसमें रोक लगा दी थी, लेकिन जैसे ही 2000 जनवरी में उसकी सरकार आई और फिर जून में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। छात्रों के मन में एक भ्रम बैठ गया, छात्रों के मन में एक कुंठा पैदा हो गया कि कहीं कहीं बांग्लादेश की शेख हसीना के सरकार के द्वारा ही आरक्षण को बहाल कर दिया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि दोस्तों वहाँ पे आरक्षण व्यवस्था क्या था। हम लोग जानते हैं 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम स्वाधीनता मिला उसको। उस समय जो लोग आज़ादी में जो लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर जो थे, उनके परिवार के लोगों के लिए पहले 30% आरक्षण दिया जाता था। यानी कि उनके परिवार के वंशज के लोगों को 30% आरक्षण मिलता रहेगा। उसके बाद उसमें 10% आरक्षण जोड़ा गया महिलाओं के लिए। उसके बाद उसमें 10% जोड़ा गया जो पिछड़े जिला था बांग्लादेश के अंदर, जो अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थे, उनके लिए जोड़ा गया। 5% धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जोड़ा गया और 1% दिव्यांग जनों के लिए जोड़ा गया। यानी कि कुल 56% आरक्षण बांग्लादेश में दिया जाने लगा। अब हाल ही में जो लोग पढ़े लिख के बेरोजगार थे, जिनकी बौद्धिक क्षमता पूरी विकसित हो चुकी थी, उन्हें लगने लगा कि वो आज बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सिस्टम ही उनके लिए दोषी है। ये आरक्षण व्यवस्था के उनके लिए एक रुकावट पैदा करने लगा। तब उन्होंने अब ढाका यूनिवर्सिटी से आंदोलन स्टार्ट किया दोस्तों। पहले तो आंदोलन शांतिपूर्ण था, पहले था कि किस तरह आरक्षण व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया जाए। धीरे धीरे आंदोलन एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी में फैलते चला गया, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट, पूरा बांग्लादेश में धीरे धीरे आंदोलन फैलते गया दोस्तों। अब शेख हसीना सरकार को लगा कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है, उन्होंने लास्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शब्द का उजागर किया, रजाकर शब्द। रजाकर शब्द दोस्तों एक ऐसा शब्द था उस टाइम जो बांग्लादेश में आज़ादी लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज़ादी लड़ाई में जो लोग बांग्लादेश में विपक्ष में थे, यानी कि पाकिस्तान के सपोर्टर में जो लोग थे, उनको रजाकर शब्द से संबोधित किया जाता रहा। तब कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो आंदोलनकारी जो छात्र थे, उन्हें लगने लगा कि अब शेख हसीना सरकार हमें रजाकर शब्द से जोड़ रही है। उनके मन में ज्यादा असंतोष पैदा हो गया। धीरे धीरे आंदोलन को तीव्रता रूप देखा गया। अब यहाँ पे आंदोलन जो हिंसक होते गया, इसमें जो बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनका हाथ रहा है। इसमें तो जमात दबाव बहुत तरह के, जैसे कि अमेरिका और पाकिस्तान से भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इसमें हाथ था। कहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं से उनका बातचीत होते रहा है। तो हिंसक होते चला गया। ऐसे में शेख हसीना ने वहाँ पे और भी उन्होंने भाषण देती रही कि जो आंदोलन हो रहा है इसके पीछे आतंकवाद है, इनके पीछे कहीं ना कहीं टेररिस्ट लोग काम कर रहे हैं। आंदोलन इतना तीव्रता बढ़ते गए, हिंसक रूप देखा गया कि अंत में जो उनके शेख हसीना के जो पिताजी थे, जो बांग्लादेश की आज़ादी में लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाए थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी भी मूर्ति को तोड़फोड़ कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को बंधु भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम बंगाल में एक उन्होंने बहुत अच्छा संगठित करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। लास्ट में हुआ क्या दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं। वहाँ की सेनाओं के द्वारा शेख हसीना को कहा गया कि आपके पास 45 मिनट का समय है, आप यहाँ से देश को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आंदोलनकारी अटैककारी यहाँ तक भी पहुँच सकता है। अंत में उनको भाग करके भारत में आके शरण लेना पड़ा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि भारत में रहेंगी तो कितना दिन रहेंगी। नियम है दोस्तों, प्रत्यार्पण नीति के साथ किसी भी अगर कोई वीजा नहीं लेता है, तो उनको अगर कोई इस तरह की आकस्मिक घटना के तहत अगर कोई देश में जाके रहता है तो 45 डेज यानी कि 45 दिन रह सकता है। अब 5 अगस्त को वहाँ पे इस तरह का क्रांति देखा गया था। अब देखिए अब 1 महीना पार होते जा रहा है, अभी तक शेख हसीना यहीं पे है। अब आगे समय ही बताएगा कि शेख हसीना का क्या वहाँ की सरकार लेके जाएगी या स्वेच्छा से जाएगी, ये तभी कहना ठीक नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि दोस्तों बांग्लादेश भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सबसे पहले हम लोग जान लीजिए दोस्तों बांग्लादेश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बांग्लादेश से ठीक सटा हुआ त्रिपुरा स्टेट है, जो भारत का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा है दोस्तों, ये असम है दोस्तों, देख लीजिए ये असम है, मेघालय है,
यानी कि देखिए मेघालय हो गया, ये असम हो गया दोस्तों, ये त्रिपुरा हो गया, ये जो मिजोरम हो गया, ये बांग्लादेश से सटा हुआ स्टेट है दोस्तों। ये सब स्टेट के लिए हमें अगर जाना पड़े दिल्ली से या कोलकाता से दोस्तों, तो देखिए कोलकाता से अगर हमको यहाँ से जाना पड़े तो यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के हमको यहाँ से घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि बहुत लंबा रूट हो जाता है। इसमें करीब करीब 3500 किलोमीटर की दोस्तों इसमें घूम के हमको जाना पड़ता है। और अभी जो 2017-18 में इसके बाद देखिएगा जो चाइना का जो अटैक है दोस्तों, इसको देखिए जो पश्चिम बंगाल का है ना दोस्तों, चिकन लेक कहा जाता है। चिकन लेक रास्ता कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है चाइना उसमें खूब ध्यान लगा के रखा है कि क्योंकि भारत का ये जो इतना छोटा मतलब यानी कि मान के चलिए 15 से 20 किलोमीटर मात्र इसका जो है दोस्तों चौड़ाई है, इसको कहीं ना कहीं उसकी नजर है कि इसको छीन लिया जाएगा, ताकि हम जिसके भी उत्तर पूर्वी स्टेट है जो भारत का है वो जो है छूट जाएगा दोस्तों। अब सवाल उठता है कि अगर हम मानते हैं अगर मेरा इससे मैत्री संबंध रहेगा, तो देखिएगा मैत्री असम है जो कोलकाता से ढाका के बस चलती है। अभी हम देखिएगा जो अगरतला के अंगोरा और अगरतला के बीच दोस्तों, अंगोरा बांग्लादेश में है, वहाँ पे रेल लाइन स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम अगर इसमें अगर संबंध मेरा ठीक रहेगा तो हमारा आने जाने का सुविधा बिल्कुल बहुत अच्छा रूट होगा। यहाँ से म्यांमार भी हम जा सकते हैं, जब हम यहाँ से अगरतला जाएंगे अगरतला से म्यांमार जा सकते हैं, यहाँ से मिजोरम जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से मेरा संबंध अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 1.30 करोड़ जो हिंदू अल्पसंख्यक भाई लोग रहते हैं, यहाँ हमारे खाद्यान्न आता है। देखिए यहाँ से हमारे फूड सप्लाई हम भेजते हैं, यहाँ से मेडिसिन भेजते हैं, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं दोस्तों, ताकि हमारे यहाँ से अच्छा खासा पैसा भारत को पहुँचता है भाई। यानी कि एशिया महादेश में बांग्लादेश एक बहुत बड़ा व्यापार के रूप में भारत के साथ साझा करता है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि अगर जो मुख्य विपक्षी पार्टी जो अब आई है, अभी जो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस के रूप में बना है दोस्तों, अब उनसे भारत का संबंध कैसे हो सकता है, आने वाले दिन में बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। हम लोग ये भी जान रहे हैं बांग्लादेश में अभी जो मोहम्मद यूनिस के सब सरकार बनी है, इसके साथ हमारा संबंध कैसा रहता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट की बात है। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बांग्लादेश अगर अस्थिर रहेगा, बांग्लादेश अगर मतलब का क्या बोलते हैं आक्रोशित रहेगा, तो कहीं ना कहीं चाइना, आप जान ही रहे हैं चाइना किस प्रकार अटैक कर ही रहा है भारत पे, रिंग के फायर नीति हो, तो तमाम तरह के बंदरगाहों पे आके अपना सैन्य अड्डा बना रहा था कि भारत को किस तरह घेरा जा सके। वहाँ पे देखिएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बंगाल चाइना का नजर है। हाँ, बांग्लादेश जैसे हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए हम भी बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि वहां से भी उसको नेपाल भूटान से उसको बाय रूट जो है दोस्तों उसका जो व्यापार होता है, ये भी याद रखिएगा। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए भी हम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि बांग्लादेश की जो इस तरह की जो व्यवस्था है वो कितना दिन चलेगा। वो देखिए बॉर्डर लाइन भी हमारे बांग्लादेश के साथ है, क्योंकि अवैध अगर घटनाएं अगर अवैध देखिएगा, अभी हाल ही में बांग्लादेश भारत सरकार में कितना प्रकार का आवाज उठ रही है। असम से आवाज आती है, झारखंड से आवाज आती है, पश्चिम बंगाल से आवाज आती है कि अवैध घुसपैठी जो है भारत से जो है बांग्लादेश आके प्रवेश करती है। उसके लिए भी हमें सीमा सुरक्षा को भी चौक रखना पड़ेगा। तमाम तरह की चीजें घटनाएं दोस्तों की हमें अब ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अगर हम इस तरह की चीजों पे बांग्लादेश पे ध्यान ना दे दोस्तों, तो हमारे लिए डेमोग्राफिक का भी परिवर्तन आ सकता है, हमें बहुत तरह की दिक्कत आ सकती है। इसलिए समृद्ध बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारे यहाँ से 9600 करोड़ हमारा बिजली बिल बकाया है। उसमें अडानी जी का 5700 करोड़ अकेले है दोस्तों, यानी कि अडानी जी झारखंड में गोड्डा में उनका पावर प्लांट है, वहां से बिजली भेजते हैं बांग्लादेश को, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वहाँ से बिजली भेजते हैं तो हम वहाँ पैसा आता है। हम वहाँ से जैसे कि यहाँ का बासमती चावल हो गया, जब पंजाब हरियाणा से बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा चाहत है, वहाँ हम भेजते हैं। कोरोना काल में ज़्यादा मेडिसिन हम भेजे हैं वहाँ से, जैसे कि फरक्का वगैरह बराज से पानी भी जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सवाल अब उठता है दोस्तों, आने वाला समय में बांग्लादेश को हम अस्थिर रखने के लिए हमें भी हर संभव कोशिश करना पड़े, हमें भी विदेशी एम्बेसी को ध्यान रखने की जरूरत है कि बांग्लादेश में अस्थिर पैदा ना हो दोस्तों।